गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 पादप जल संबंध का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पारगम्यता। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित विसरण क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया था, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलो तो अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पारगम्यता पर। क्या होती है पारगम्यता? कोशिका द्रव में पारगम्यता का क्या महत्व होता है, या कोशिका झिल्ली किस प्रकार से पारगम्यता को प्रदर्शित करती है? चलो इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। पारगम्यता किसी झिल्ली का एक ऐसा विशेष गुण। क्या होती है पारगम्यता? किसी झिल्ली का एक ऐसा विशेष गुण जो किसी पदार्थ के कोशिका में प्रवेश तथा उसे बाहर निकलने को नियंत्रित करता है, तो वह गुण पारगम्यता का गुण कहलाता है। अर्थात किसी झिल्ली या परत में उपस्थित ऐसा गुण जो कि बाहर से आए हुए पदार्थों को अंदर एवं अंदर से निकलने वाले पदार्थों को बाहर, इन दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो झिल्ली का वह गुण पारगम्यता कहलाता है। क्या कोशिका में पारगम्यता का महत्व होता है? चलो इसे अब हम पारगम्यता के गुणों के बारे में अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करेंगे। पारगम्यता किन किन रूपों में उपस्थित होती है, उनका अध्ययन हम अब करते हैं। एक बार पुनः पारगम्यता की परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। किसी झिल्ली का एक ऐसा गुण जो किसी पदार्थ के कोशिका में प्रवेश तथा उसे बाहर निकलने को नियंत्रित करता है, तो वह झिल्ली का गुण पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता का गुण निम्न रूपों में होता है। चलो तो अब बात करते हैं कौन कौन से पारगम्यता के रूप होते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नोट करते हैं। नंबर 1 पारगम्य, नंबर 2 अर्धपारगम्य, नंबर 3 चयनात्मक पारगम्य और नंबर 4 अपारगम्य। तो ये चारों गुण पारगम्यता के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो पारगम्यता में ये चारों गुण किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, चलो तो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इन चारों भागों या चारों गुणों का अवलोकन हम एक छोटे से डायग्राम की सहायता से करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कांच का पात्र लेते हैं या बीकर लेते हैं। कांच का बीकर हमने लिया, उस बीकर के मध्य में हम किसी झिल्ली या परत को लगा देते हैं। किसी झिल्ली या परत को हमने उसके मध्य लगा दिया। चलो मैं इस पे लिख देता हूँ। ये हमने किसी भी झिल्ली को इस कांच के बीकर के मध्य भाग में लगा दिया। लगाने से ये बीकर दो समान भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके प्रथम भाग में हम विलयन को भरते हैं। हमने विलयन को भरा। विलयन का निर्माण कैसे होता है? विलय और विलायक जब आपस में मिल जाते हैं तो विलयन बनाते हैं। विलयन हमने भर दिया। अब विलयन भरने के पश्चात पारगम्यता के चारों गुणों का हम अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है? पारगम्य। पारगम्य क्या होता है? झिल्ली का वह गुण, जो हमने बीच में जो झिल्ली लगाई है, किसी झिल्ली का वह गुण जिसमें से होकर विलय एवं विलायक दोनों आसानी से आर पार हो सकते हैं, तो वो क्रिया पारगम्य कहलाती है। पारगम्य की परिभाषा क्या हो गई? जब किसी झिल्ली में से विलय एवं विलायक दोनों के अणु आसानी से आर पार जा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पारगम्य कहलाता है। चलो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। हमारा यहाँ पे विलयन भरा हुआ है। ये विलयन यदि इस झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाता है, आसानी से झिल्ली में से आर पार हो जाता है, तो वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी पारगम्य। समझ में आया? यदि झिल्ली में से विलय एवं विलायक दोनों के अणु आसानी से आ जा सकते हैं, तो वह गुण पारगम्य कहलाता है। पारगम्य तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य में क्या होगा, इसे भी डायग्राम की सहायता से समझते हैं।
अर्धपारगम्य में क्या होता है, किसी झिल्ली में से विलायक के अणु तो आसानी से आर पार हो सकते हैं, लेकिन विलय के लिए वह झिल्ली पूर्ण रूप से अपारगम्य होती है। अर्थात इस झिल्ली में से विलायक के अणु तो इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन विलय के अणु इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अर्धपारगम्य कहलाएगा। अर्थात किसी झिल्ली में से विलायक के अणु आसानी से आर पार हो सकते हैं, किंतु विलय के लिए वह झिल्ली पूर्णतः अपारगम्य होती है, तो उसे हम अर्धपारगम्य कहते हैं। चलो तो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। विलयन है, विलयन का निर्माण विलय और विलायक दोनों से मिलकर होता है। यदि इस झिल्ली को पार करने के पश्चात केवल विलायक के अणु ही इस तरफ आ जाते हैं, केवल विलायक के अणु ही इस तरफ आ सकते हैं, तो वह गुण झिल्ली का अर्धपारगम्य गुण कहलाएगा। अर्थात आधे या तो विलय के या विलायक किसी एक के लिए पारगम्य है वो, तो यह गुण क्या कहलाया, अर्धपारगम्य कहलाया। झिल्ली में से कौन से अणु बाहर आ गए, केवल विलायक के। विलायक के अणु तो झिल्ली को पार कर गए, लेकिन विलय के अणु कहाँ पर रह गए, इस विलयन में ही शेष रह गए। तो दोनों गुण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर 3, चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य में भी झिल्ली में से एक ही अणु या तो विलायक के या विलय के केवल एक ही अणु का प्रवेश हो पाता है, या तो विलायक का अणु ही अर्धपारगम्य झिल्ली में से पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएगा, या फिर विलय के। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, चयनात्मक पारगम्य। अर्थात झिल्ली ही अणुओं का चुनाव करती है, किसके लिए वो पारगम्यता प्रदर्शित करती है। अब नंबर 4, अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब क्या होता है, जब किसी झिल्ली में से ना तो विलायक के और ना ही विलय के, ना तो विलायक के और ना ही विलय के अणु आर पार जा सकते हैं, तो वह गुण क्या कहलाता है, अपारगम्य कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पात्र में विलयन भरा हुआ है, विलयन को हमने झिल्ली से रोका हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4, अपारगम्य। अपारगम्य में क्या देखते हैं कि यह विलयन झिल्ली को पार नहीं कर पा रहा, अर्थात ना तो विलायक के अणु इससे पार हो पा रहे, ना ही विलय के अणु इससे पार हो पा रहे, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, अपारगम्य। अर्थात किसी झिल्ली में से विलय एवं विलायक के अणु जब आर पार नहीं हो पाते हैं, तो वह गुण अपारगम्य कहलाता है। चलो तो अब इनके एग्जाम्पल भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। पारगम्य, पारगम्य का उदाहरण पूछे तो कोशिका भित्ति, अर्थात विलय और विलायक दोनों के लिए ये पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति। अर्धपारगम्य और चयनात्मक अर्धपारगम्य के एग्जाम्पल बताएं तो कोशिका झिल्ली, हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक दोनों रूप से कार्य करती है। और नंबर 4, अपारगम्य। अपारगम्य में कोई भी भौतिक परत जिसके द्वारा विलय और विलायक का कोई कार्य या अणु आसानी से पार नहीं हो पाते। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा पारगम्यता और पारगम्यता के रूप। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक परासरण ओस्मोसिस क्रिया पर। क्या होता है परासरण ओस्मोसिस, चलो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा भाग परासरण या ओस्मोसिस। क्या होता है ओस्मोसिस? हमने अपनी पिछली वीडियो में विसरण क्रिया का अच्छे से अध्ययन किया था। विसरण क्रिया की जो परिभाषा थी उसमें हमने क्या बताया, यदि पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो वो क्रिया विसरण कहलाती है। विसरण को हम एक भौतिक क्रिया भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक जब अधिक सांद्रता में निर्मित होते हैं तो वो कम सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं, तो वो क्रिया हो गई थी
विसरण। अब हम बात करते हैं, क्या परासरण क्रिया भी एक प्रकार का विसरण होता है? क्या उसमें भी पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं? चलो तो अब जानने का प्रयास करते हैं। आप भी मेरे साथ परिभाषा को नोट कर लेना। किसी विलायक का अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन होना परासरण कहलाता है। तो हम परासरण क्रिया किसे कहेंगे? यदि किसी विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, हमें ये बात याद रखनी है, अर्धपारगम्य झिल्ली, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली में से वो गमन करते हैं तो वो क्रिया परासरण क्रिया कहलाती है। यदि मैं अर्धपारगम्य झिल्ली को हटा दूं तो वो क्रिया विसरण में परिवर्तित हो जाएगी। विसरण क्रिया में हमने क्या पढ़ा था? यदि पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो वो क्रिया विसरण क्रिया कहलाती है। इसके विपरीत कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं हम? परासरण। किसका उपयोग कर रहे हैं इसमें? अर्धपारगम्य झिल्ली का। यदि पदार्थ के अणु, आयन या यौगिक अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन करते हैं तो वो क्रिया परासरण या ओस्मोसिस कहलाती है। क्लियर है? हमें याद रखना है, पदार्थों का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, रिवर्स किसी भी प्रकार में हो, लेकिन किस में से हो? अर्धपारगम्य झिल्ली में से हो, तो वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? परासरण क्रिया कहलाएगी। अब याद रखना है, परासरण क्रिया का अध्ययन जिस यंत्र या उपकरण की सहायता से किया जाता है, परासरण क्रिया का अध्ययन जिस यंत्र या उपकरण की सहायता से किया जाता है उसे ओस्मोस्कोप कहते हैं। आप भी इसे याद रख लीजिए, परासरण क्रिया का अध्ययन ओस्मोस्कोप द्वारा किया जाता है। ओस्मोस्कोप द्वारा किया जाता है। अच्छे से आपको परासरण क्रिया की परिभाषा समझ में आ गई होगी। परासरण क्रिया का अध्ययन जिस यंत्र की सहायता से किया जाता है या जिस उपकरण की सहायता से किया जाता है वो ओस्मोस्कोप कहलाता है। अब हम परासरण क्रिया की परिभाषा दूसरे रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलो वो भी नोट कर लेते हैं। आप पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। परासरण की हम दूसरी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं? विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता, विलयन की यदि कम सांद्रता होती है तो विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन परासरण कहलाता है। यदि विलायक के अणु
विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजरते हैं तो वो क्रिया भी परासरण क्रिया कहलाती है। चलो तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन। किस प्रकार प्रयोग द्वारा हम परासरण क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन से प्रयोग करने होंगे। चलो तो अब हम देखते हैं परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन। कौन कौन से प्रयोगों के माध्यम से हम परासरण क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। चलो तो देखते हैं परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन या परासरण क्रिया को हम दो प्रयोगों द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो। नंबर 1 थीसल कीप द्वारा परासरण प्रयोग, और नंबर 2 आलू ओस्मोस्कोप, आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण प्रयोग। परासरण क्रिया को समझने के लिए हम दो प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। पहला होगा थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का अध्ययन और दूसरा होगा आलू ओस्मोस्कोप द्वारा परासरण क्रिया का अध्ययन। तो हम थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का अध्ययन किस प्रकार में या प्रयोग को किस प्रकार से समझेंगे, चलो उसे हम जानते हैं। पहला टॉपिक थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन। इस प्रयोग को समझने के लिए हमें कुछ सामग्रियाँ चाहिए, कुछ पात्र चाहिए। कौन कौन से, चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक थीसल कीप चाहिए। थीसल की संरचना किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से एक कांच की नली होती है जिसका पिछला भाग संकरा एवं अग्रभाग चौड़ा एवं खुला हुआ होता है। इस प्रकार की थीसल कीप होती है। नाम लिख देता हूँ थीसल। हमने प्लास्टिक की कीप तो देखी होगी। प्लास्टिक का कीप इस प्रकार की होती है, अग्रभाग चौड़ा और नीचे का भाग संकरा होता है। इस प्रकार की होती है प्लास्टिक की। जो थीसल कीप है वो एक कांच की नली होती है जिसका पश्चिम भाग संकरा और अग्रभाग चौड़ा होता है और खुला होता है। ये तो हमारा थीसल कीप हो गया। नंबर 2 चर्मपत्र। चर्मपत्र काम में लेंगे, क्यों काम में लेंगे, क्योंकि चर्मपत्र अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करेगा। नंबर 3 शर्करा विलयन। कुछ मात्रा में शर्करा विलयन काम में लेंगे। शर्करा विलयन। और नंबर 4 जल से भरा हुआ बीकर। जल से भरा बीकर। ठीक है, इन 4 भागों का उपयोग हम करेंगे जो परासरण क्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो किस प्रकार से परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। परासरण क्रिया को जानने के लिए सबसे पहले एक जल का बीकर लिया जाता है, बड़े आकार का जल का बीकर ये। ठीक है, इस जल के बीकर में जल विलायक के अणु भरे हुए हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जो थीसल कीप है उसकी संरचना इस प्रकार की होती है। थीसल कीप की संरचना इस प्रकार की होती है। इस कीप को उठाकर मैं सीधा करता हूं। इस प्रकार से इस कीप को उठाकर मैंने सीधा किया। सीधा करने के पश्चात इसमें मैं शर्करा विलयन को भर देता हूं। शर्करा विलयन को भर दिया। शर्करा विलयन भरने के पश्चात इसका अग्रभाग जो खुला हुआ भाग है उस पर मैं चर्मपत्र को बांध देता हूँ। इसके अग्रभाग को मैंने चर्मपत्र से बांध दिया जिससे शर्करा विलयन बाहर ना निकले।
अब इस कीप को मैंने इस प्रकार से उल्टा किया तो ऐसी संरचना बन गई। इसका अग्रभाग तो चर्म पत्र से बंधा हुआ है, इसके अंदर शर्करा विलयन भरा हुआ है। इस प्रकार से शर्करा विलयन इस कीप के अंदर आ गया, लिख देते हैं शर्करा विलयन। ठीक है, जहाँ तक शर्करा विलयन भरा हुआ है उस शर्करा विलयन को हम नोट भी कर लेते हैं। हमारे इतने क्षेत्र में शर्करा विलयन भरा हुआ है। अब इस कीप को उठाकर जिसमें शर्करा विलयन है उसका अग्रभाग चर्म पत्र से बंधा हुआ है, उसको उठाकर जल से भरे हुए बीकर में रखते हैं। उठा के लेके आए उसको और जल से भरे हुए बीकर में अपन ने उसको इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से रखा तो इसका अग्रभाग चर्म पत्र से बंधा हुआ है। ठीक है भाई, इसमें शर्करा विलयन भी भरा हुआ है। थीसल कीप में शर्करा विलयन भरा हुआ है। ठीक है, शर्करा विलयन का आयतन हमने इसमें नोट कर लिया। शर्करा विलयन विलायक या जल शर्करा विलयन का आयतन जो कि हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम स्टैंड की सहायता से बांध देते हैं। शायद हमारी थीसल कीप गिरे ना, इसके लिए हम स्टैंड की सहायता से रोक देते हैं। थीसल कीप हिले ना या गिर ना जाए, स्टैंड की सहायता से हमने रोक दिया, तो नाम लिख दिया स्टैंड। स्टैंड बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाओ उसे स्टैंड पे रखना हो, और अगर आप स्टैंड नाम ना लिखो तो वो चित्र हमारा डायग्राम नामांकित नहीं माना जाएगा। तो आप स्टैंड जरूर बनाएं और स्टैंड को नामांकित भी करें। ये तो हमने थीसल कीप ली, उसमें शर्करा विलयन को भर दिया। भरी हुई शर्करा विलयन को जल से भरे हुए पात्र या बीकर में रख दिया। शर्करा विलयन का आयतन हमने नोट कर लिया। अब क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात हम क्या नोट करते हैं, कुछ समय पश्चात हम नोट करेंगे कि जो हमारी थीसल कीप थी जिसके अंदर शर्करा विलयन भरा हुआ था, वो शर्करा विलयन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शर्करा विलयन का आयतन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब देखो भाई, हमने क्या किया, थीसल कीप द्वारा परासन क्रिया का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक हमने कांच का बीकर लिया जिसमें जल अणुओं को भर दिया। कांच के बीकर में थीसल कीप में शर्करा विलयन को रखा। शर्करा विलयन रखने के पश्चात शर्करा विलयन को अग्रभाग से चर्म पत्र की सहायता से बांध दिया। बांधने के पश्चात थीसल कीप को जल से भरे हुए बीकर में रख दिया। चर्म पत्र, जब थीसल कीप को जल से भरे हुए बीकर में हमने इस प्रकार से रख दिया तो हमने शर्करा विलयन का आयतन भी नोट कर लिया कि हमारी बीकर में शर्करा विलयन का आयतन इतना है। कुछ मात्रा में शर्करा विलयन भरी हुई है।
अब क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात हम थीसल कीप का अवलोकन करते हैं तो थीसल कीप में शर्करा विलयन का आयतन हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अर्थात हमारी थीसल कीप में जो शर्करा विलयन भरी हुई थी उसकी मात्रा हमें ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ ही समय पश्चात शर्करा विलयन पूरी थीसल कीप में भर जाती है। अब ये क्यों भरी, इसका कारण यह हुआ कि जल से भरा हुआ बीकर में जो जल है वो चर्मपत्र अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके किस में चला गया, शर्करा विलयन में मिल जाता है। अर्थात जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर थीसल कीप में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण थीसल कीप का शर्करा विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जो परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब आपको अच्छे से ये डायग्राम और थीसल कीप परासरण प्रयोग समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार दोबारा सुन लीजिए। थीसल कीप में शर्करा विलयन को भरा जाता है तथा शर्करा विलयन भरने के पश्चात थीसल कीप को चर्म पत्र की सहायता से उसका मुंह बांध दिया जाता है तथा जल से भरे हुए बीकर में थीसल कीप को रख दिया जाता है। थीसल कीप में भरे शर्करा विलयन का आयतन नोट कर लिया जाता है। कुछ समय पश्चात जब थीसल कीप का अवलोकन किया जाता है तो थीसल कीप के अंदर भरी हुई शर्करा विलयन का आयतन हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर शर्करा विलयन में मिल जाते हैं, जिसके कारण शर्करा विलयन का आयतन बढ़ जाता है, जो कि परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। आपको अच्छे से डायग्राम थीसल कीप द्वारा परासरण क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन समझ में आया होगा। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में परासरण क्रिया का आलू ओस्मोस्कोप प्रयोग, परासरण क्रिया के प्रकार, परासरण क्रिया का महत्व आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लगातार इस चैनल को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आप डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए।